मानव कैसे चलेगा ऐसे? कहाँ से होगा सब? क्या करें हम और कहाँ जाएं? किसके सामने रोए और हाथ फैलाएं? मेरी पत्नी तन्नू मेरे कंधे पर सर रुक रख कर बिलक बिलक कर रो रही थी। रोने वाली बात ही थी। मैं भी घबरा गया था। ऐसे लग रहा था कि पाँव के नीचे से किसी ने पूरी जमीन ही खींच दी हो। तन्नू के आंसू थम ही नहीं रहे थे और मेरी घबराहट कई महीनों से लगातार कमर, पीठ और पैरों में दर्द रह रहा था। लगातार वजन गिरता जा रहा था और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। पहले मैंने इसे बहुत ही हल्के में लिया था, लेकिन जब सब लोगों ने मुझे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी, तो मेरे होश उड़ गए। मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा था। मेरे होश उड़ गए थे। एक आम मिडिल क्लास परिवार में यह कैसी त्रासदी से कम नहीं था। मुंह पर मेरी बेटी की शादी थी। उसकी शादी में खर्च करूं या अपनी किडनी खरीदने में? बाहर किडनी की कॉस्ट कम से कम 2-2.5 लाख रुपए थी। बावजूद उसकी भी गारंटी नहीं थी यह ट्रांसप्लांट कामयाब होगा भी या नहीं। मैं बहुत ही मायूस हो गया था। मैं तन्नू को सांत्वना दे रहा था, तभी अनीता दी का फोन आ गया। मेरे हेलो करते ही उन्होंने कहा, बउआ तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी दी प्रणाम। मैं कुछ कहता उससे पहले ही तन्नू ने फोन छीन लिया और कहा, बड़ी दीदी, हम बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। इनका एक किडनी खराब हो चुका है। डॉक्टरों ने 1 महीने का समय दिया है और अब इस मुसीबत में हम पहले ही मधु बिटिया की शादी करें या किडनी खरीदें? बड़ी दिक्कत हो गई है। इतना पैसा भी नहीं है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनीता दी यह सुनकर घबरा गई। मैंने तन्नू को आंखें दिखाई और उनसे फोन छीन लिया। दीदी को मैंने टालते हुए कहा, दीदी इतनी घबराने वाली बात नहीं है, आप निश्चित रहिए। अनीता दी घबराते हुए बोली, बहुत ही डरने वाली बात है बउआ। इससे ज्यादा डरावनी बात और क्या हो सकती है? रात मैंने ऐसा ही सपना देखा था। माँ और पापा दोनों आकर कह रहे थे, अनीता, बउआ को संभाल लेना, वह बहुत डरता है। मुझे लग रहा था कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी बस मधु की शादी हो जाए, सही समय पर भगवान इतनी मोहलत दे दे। मैंने लंबी सांस ली। भगवान तुम्हें बहुत सारा समय देगा। भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अनीता दी से बात करने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गई। डॉक्टरों ने जितने भी देख रेख के दवा और रजिस्ट्रेशन जो भी लिखा था, मैं सारा फॉलो करने लगा। 1 महीने का समय दिया था। कमजोरी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 दिन बीते थे। मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैं बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहा था और मुझे चक्कर आने लगा। मैंने किसी तरह से तनु और मधु का आवाज देकर कहा, मधु, मधु। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। आज पूरे 6 दिनों बाद होश में आने के बाद मैंने अपनी आंखें अस्पताल के बेड पर पाया। मेरे चारों तरफ मशीन की आवाज आ रही थी। हाथों पर साइलेंट बॉटल लगा हुआ था। सामने कुर्सी पर तन्नू और मधु दोनों बैठी हुई थी। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोल ली तो तन्नू और मधु दोनों के चेहरे पर एक जीवंत मुस्कुराहट आ गई। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा। मधु की आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने कहा, मानव, अनीता दी ने अपना एक किडनी तुम्हें डोनेट कर दिया है। मैंने आश्चर्य से कुछ बोलने की कोशिश की, पर मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। मैं बोल नहीं पाया। मेरी आंखें पनीली हो गई और आंसू बहने लगे। जुबान रखते हुए मैं भी गूंगा हो चुका था। मुझे याद आया, अनीता दी को दुल्हन के रूप में विदा करने से पहले माँ ने अनीता दी से कहा था, बेटी, बड़ी संतान का यही फर्ज होता है कि वह अपने छोटों का ख्याल रखे और अपना फर्ज कभी ना भूले। बड़े ही छोटों को जोड़ कर रखते हैं। अनीता दी ने अपना अंतिम फर्ज भी पूरा कर दिया। रेशम के धागों जो वह उन्होंने मेरे हाथों में अपनी रक्षा के लिए बांधा था, और मैंने बड़े भरोसे से वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आज मैं ही याचक बन गया। उन्होंने मेरी जिंदगी भी दान दे दी। थैंक यू बड़ी दी।
मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने दूसरी तरफ नजर घुमाई, देखा एक अलग बेड पर अनीता दी बेसुध सी पड़ी थी। कृतिक मेरे दोनों हाथ जुड़ गए।